हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भौतिक साम्यों पर लासातेलिय नियम के अनुप्रयोग। कंप्लीट क्या, जैसे कोई भी मैंने गैस को द्रव में घोला तो उसकी विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसी ठोस को मैंने द्रव में घोला तो उसकी विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए बात करते हैं। पहले भौतिक साम्य की बात करते हैं, है ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ठोस होता है अगर इसे जल या अन्य किसी विलायक में घोला जाए तो यह ठोस देता है ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अर्थात जब इसे जल या अन्य किसी विलायक में घोलेंगे तो ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। कौन सा ऐसा एक कोई ठोस है? एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसे जल में घोलोगे चूना को तो हमें ऊष्मा प्राप्त होगी, अर्थात कैसी क्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपीय क्रिया। इसके विपरीत एक प्रकार का ठोस और लेते हैं जो जल या अन्य किसी विलायक में घोलोगे तो ऊष्मा शोषीय क्रिया दिखाएगा, अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करेगा। ऊष्मा शोषी। कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चीनी। ठीक है, चीनी फॉर्मूला होता है चीनी का। अगर इसे जल में घोलोगे तो ये ऊष्मा शोषी क्रिया दिखाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी जल में घोलने पर ऊष्मा शोषी क्रिया दिखाता है। अब इनकी विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, ये लासातेली के अनुसार समझते हैं। हम लोग पढ़ के आए थे कि ऊष्मा क्षेपीय क्रियाएं ताप बढ़ाने पर इनकी साम्यावस्था किस ओर आती है? पीछे की ओर आती है। कंप्लीट। और ऊष्मा शोषी क्रियाओं की साम्यावस्था ताप बढ़ाने पर कहां की ओर जाती है? आगे की ओर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ऊष्मा क्षेपीय क्रियाओं की साम्यावस्था कहां आएगी? पीछे की ओर ताप बढ़ाने पर। तो अगर मैं इस क्रिया पे ताप का प्रभाव देखूं, क्योंकि ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है तो इसकी साम्यावस्था ताप बढ़ाने पर कहां आएगी? पीछे की ओर। जब पीछे की ओर आएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जल में घोलोगे, जब क्रिया आगे की ओर बढ़ेगी तभी तो ये ज्यादा से ज्यादा घुलेगा। जब ये क्रिया आगे की ओर जाएगी तो इसकी विलेयता ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इस क्रिया की साम्यावस्था कहां आ रही है? पीछे की ओर। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर पीछे की ओर आएगी तो इसकी विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। अर्थात अधिक से अधिक चूने को जल में घोलने के लिए ताप कैसा रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। ठंडे जल में हमें इसे क्या करना पड़ेगा? घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसका एक अनुप्रयोग। आप इसे बहुत अच्छे से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो ठोस जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर ऊष्मा क्षेपीय क्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उनके ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता द्रव में घट जाती है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे इसी के जस्ट अपोजिट मैं ये कह सकता हूं कि ऊष्मा शोषी क्रिया ताप बढ़ाने पर कहां जाती है? आगे की ओर। अब आगे की ओर जाएंगी तो इनमें जितना ताप बढ़ाओगे क्रिया उतनी ओर आगे की ओर भागेगी। इसका मतलब क्या? इनकी विलेयता बढ़ेगी। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, घरों पे कोई मेहमान आता है तो चीनी को हम लोग जो फ्रिज से जल लेके आते हैं, ठंडा जल, उसमें कभी शरबत नहीं बनाते। सादा जल लेके आते हैं, उसमें शरबत बना के फिर उसमें मिला लेते हैं। क्यों? ठंडा जल, उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम। और यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से क्रिया की जो साम्यावस्था होगी वो आगे की ओर नहीं जाएगी और इसकी विलेयता उसमें क्या होगी? घट जाएगी। अतः जो ठोस जल या किसी अन्य विलायक में घोलने पर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। और यही कारण है कि चीनी को हम लोग गर्म जल में घोलेंगे, बहुत आसानी के साथ घुलेगी ठंडे जल की अपेक्षा। तो ये तो रही ठोस की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव। अब दूसरा इसका एक और मतलब अनुप्रयोग लेके चलते हैं। अनुप्रयोग है तो कह रहा है गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। हमें कोई गैस अगर किसी द्रव वगैरह में घोले तो उसकी विलेयता पर जो है दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस पे बात करते हैं। मैंने क्या दिया? गैस। गैस को अगर जल में घोलोगे तो
गैस को जल में घोलने पर एक विलयन बनेगा। अब यहां से बात को समझिए, ठीक है। अगर मैं गैस की बात कर लूं, गैस का आयतन कैसा होता है? आयतन अधिक होता है। गैस के अणु कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसका आयतन अधिक होता है। लेकिन जब इस गैस को हम जल में घोलेंगे तो ये विलयन बनाएगी, और इस विलयन का जो आयतन होगा कैसा हो जाएगा? कम, घट जाएगा। इस बात को ध्यान दें। अगर किसी गैस को किसी विलायक में घोला जाता है, जल या कोई अन्य विलायक हो उसमें घोलेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। और लासातेली नियम के अनुसार, ठीक है, किसी उत्कीर्णीय अभिक्रिया की साम्यावस्था दब बढ़ाने पर उस ओर विस्थापित होती है जिस ओर मोलों में कमी होती है या आयतन में कमी होती है। अब गैस को हम जल में घोल रहे हैं तो आयतन कम किस साइड हो रहा है? इस साइड कम हो रहा है, ठीक है, और इस साइड कैसा है? अधिक है। तो आयतन इस साइड कम होने की वजह से दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। यही कारण है जब कोल्ड ड्रिंक को हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब भरी जाती है तो वो उच्च दाब पर भरी जाती है। क्यों? जो लिक्विड होता है वो लिक्विड में जब हम गैस को घोलेंगे तो गैस को घोलने पर इस गैस का आयतन उसमें कम हो जाएगा। आयतन कम होने की वजह से उसका दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे की ओर भागेगी, उसकी साम्यावस्था, और उसकी विलेयता उसमें बढ़ जाएगी। कंप्लीट। तो ये तो हो गया गैसों की विलेयता पर दाब का। ये दो भौतिक साम्य और हैं, इन पे भी बात कर लेते हैं। पहला है बर्फ का पिघलना और दूसरा है जल का बाष्पीकरण। इन दोनों पे हम लोग ताप और दाब का प्रभाव स्पष्ट करेंगे। कंप्लीट। ताप और दाब। तो पहले देखिए बर्फ का पिघलना। तो कभी भी बर्फ जो है कन्वर्ट होता है द्रव में, ठीक है। तो ये एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। जब बर्फ द्रव में बदलने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करता है तो एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा। दूसरी बात, बर्फ और द्रव। तो बर्फ का आयतन जो होता है वो होता है अधिक और द्रव का आयतन कैसा होता है? कम। आयतन, ये बात हो गई आयतन की। दो बातें हमें, एक ताप का प्रभाव। तो ये कैसी क्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा इसमें क्या हो रही है? गिरण की जा रही है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया होने की वजह से अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया में साम्यावस्था कहाँ जाती है? आगे की ओर। अर्थात ताप बढ़ाने पर बर्फ तेजी के साथ क्या में बदलेगा? द्रव में बदलेगा। ये तो हो गया ताप का प्रभाव। कंप्लीट। बात आती है दाब के प्रभाव में। दाब बढ़ाने पर उत्क्रमण अपक्रिया की साम्यावस्था उस ओर जाती है जिस ओर आयतन या मोलों में कमी होती है। आयतन किस साइड कम है? ठीक है, द्रव की साइड कम है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ अधिक से अधिक काय में बदलेगा? द्रव में। मतलब ताप भी बढ़ाना है द्रव में बदलने के लिए और आपको दाब भी बढ़ाना है। कंप्लीट। दूसरा भौतिक साम्य क्या था इसका? जल का बाष्पीकरण। मतलब जल काय में परिवर्तित होना है? वाष्प में। जल को वाष्प में बदलते हैं तो इसके लिए भी क्या है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ताप देना पड़ता है। ये भी कैसी क्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा उत्पन्न। ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं पर ताप का प्रभाव बहुत अच्छे से समझ गए। ताप बढ़ाएंगे तो तेजी के साथ ये काय में बदलेगा? जल वाष्प में। कंप्लीट। दाब के प्रभाव की बात करें तो जल का आयतन कैसा होता है? कम। बट वाष्प का आयतन कैसा होता है? अधिक। ठीक है। तो दाब बढ़ा दिया तो वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था किस ओर जाती है? जिधर आयतन में या मोलों में कमी होती है। तो दाब कैसा रखना पड़ेगा? दाब रखना पड़ेगा कम, तभी जल तेजी से काय में बदलेगा? वाष्प में। लेकिन आयतन क्या, सॉरी टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा? अधिक। क्यों? क्योंकि ऊष्मा शोषी अपक्रिया ताप बढ़ाने पर इनकी साम्यावस्था कहाँ जाती है? आगे की ओर। तो ये तो हो गया आपका बर्फ का पिघलना और जल के बाष्पीकरण। इन भौतिक साम्यों पे बात हो गई। अब बहुत जल्द इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनिक साम्य। ठीक है, ये तो था रासायनिक साम्य, इसका नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक साम्य। इस रिलेटेड वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। पूरा चैप्टर 2-3 पार्ट में डिवाइड करके मैं अपलोड करूंगा।
उन वीडियो को पाने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। आज की इस वीडियो में इतना ही। That's it.